तो दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ चार्ट फ्लो के माध्यम से कि भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन किस प्रकार हुआ। पहले पुर्तगालीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। ठीक है, तो ये क्रम हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। इसे एक बार हम फिर से देख लेंगे। पहले पुर्तगालीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, डेनिश एंड फ्रेंच। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में अप्रत्याशित आर्थिक बदलाव हुए। इस समय अवधि में कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं वाणिज्य में तीव्र वृद्धि हुई। ये बदलाव यूरोप में तब शुरू हुए जब यूरोप औपनिवेशिक शक्ति नए विकल्पों की खोज में निकली। यूरोपीय देश ग्रीस, रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पहले से रहे हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता रहा। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था, फिर भी वह व्यापार बहुत लाभदायक होता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों द्वारा चलाया जाता था तथा उनके भूमध्यसागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली का लगभग एकाधिकार था। यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले पुर्तगालीज कंपनी ने प्रवेश किया। 17 मई 1498 में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, पुर्तगालीज भारत में आने वाले यूरोपीय पुर्तगालीज में व्यापारियों में पुर्तगाली प्रथम थे, जो 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहुंचे। वास्को डी गामा को यहाँ के व्यापार से मसाला आदि लगभग 60 गुना अधिक फायदा हुआ। तत्पश्चात लिस्बन व्यापार में भारतीय वस्तुओं के व्यापार केंद्र के रूप में उभरा। पुर्तगालीज व्यापारी का मुख्य उद्देश्य भारत मसालों का व्यापार था, जिनकी यूरोपीय परिवेश में बहुत मांग थी। यूरोपियों ने 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई, जिसका विस्तार विभिन्न पुर्तगाल गवर्नरों के माध्यम से हुआ। उनका मतलब जैसे कि जो पुर्तगाली से या पश्चिमी देश के जो भी नागरिक हुआ करते थे या फिर जो लोग भी थे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उन्हें मसालों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, क्योंकि जो मीट वगैरह होता है उसे अधिक से अधिक मसालों की आवश्यकता होती है। और हमारे भारत में मालदीव आदि जगहों पे, श्रीलंका वगैरह में मसाले अधिक उगाए जाते थे और होते भी थे, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक है वो इसी हिसाब से है, तो यहाँ से वो मसाले को इसीलिए ले जाते थे। सबसे पहला काम यही था कि उस समय इतना फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, और पश्चिमी देश वैसे भी ठंडे इलाके हैं, पर जैसे कि मीट वगैरह उनसे तो बदबू तो आएगी ही ना, तो उसी को समेटने के लिए, उन्हीं की बदबू को कम करने के लिए और वो ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ से मसालों का व्यापार किया जाता था। तो अब हम सुनेंगे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा ने नीले पानी की नीति चलाई, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना था। इसमें कार्टेज व्यवस्था के तहत परमिट प्रणाली लागू की। इस प्रकार पुर्तगाली के समय से ही अधिक आर्थिक व्यापारिक लाभ हेतु क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट। अब हम देखेंगे दूसरा, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क, ठीक है, ये 1509 में भारत आया और 15 ईस्वी तक रहा। 1509 में आया और 15 ईस्वी तक रहा। ठीक है, उसको पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ही उसको फैलाया अपने शासन को। तो कौन है इसका? अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने व्यवस्थित रूप से संगठित किया और कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीना, जो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी तक
मुख्यालय को कोचीन की जगह गोवा में स्थानांतरित किया और व्यापारिक हितों के कारण ही गुजरात राज्य के साथ पुर्तगालियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। पतन के कारण भारत में पुर्तगाली वाणिज्यवादी नीति सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रयास नहीं किया और वहाँ कृषि एवं पशुचारी व्यवस्था ही जारी रही। इसलिए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। चूँकि पुर्तगाली भौगोलिक एवं व्यापारिक खोजों के प्रारंभकर्ता देश थे, इसलिए कुछ समय तो इनका प्रभाव बना रहा, परंतु जब अन्य देश डच, ब्रिटेन आदि इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए तो अपनी दुर्बलताओं के कारण पुर्तगाली वाणिज्य का पतन प्रारंभ हो गया। साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बालक धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई, जिसके प्रतिरोध के कारण वे कुछ ही क्षेत्रों में सिमटकर रह गए। इनके पतन का मुख्य कारण यह था कि ये जो थे ये बंधुआ मजदूरी वगैरह और धर्म परिवर्तन और अपने धर्म को अधिक बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए इनके पतन का सबसे मुख्य कारण यही बना। कोई भी इंसान है उसे अपना धर्म बदलना नहीं अच्छा लगता है। महत्वपूर्ण तथ्य 1498 को वास्को डी गामा ने कालीकट तट तक की यात्रा की। पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में स्थापित किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। पुर्तगालियों का पूछा जा सकता है प्रथम दुर्ग कहाँ बना, तो कोचीन में। कब बना? 1503 में। ठीक है, दूसरा दुर्ग 1505 में स्थापित किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत क्षेत्र का गवर्नर 1505 में बनाया गया और यही वास्तविक भी था। ठीक है, अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को 1509 में पराजित किया। मलय द्वीप में स्थित मलक्का पर पुर्तगालियों ने 1511 में अधिकार कर लिया। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बना ली। 1530 में गोवा पर बहुत दिन तक राज रहा पुर्तगालियों का, तो इसी से हम याद रखेंगे। 1530 में पुर्तगालियों ने इसको भारतीय राज्य की राजधानी बना ली थी। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। 1563 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीत कर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डच के बारे में। डच भारत में आने वाली यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। 1581 ईस्वी में डचों पर स्पेन का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात डचों ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनी वाणिज्यवादी नीति का प्रतिपादन किया और उसका प्रसार किया। डच प्राथमिक रूप से इंडोनेशिया में केंद्रित थे तथा मसाले के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क बना तो इन्होंने अपने व्यापार में सूती वस्त्र व्यापार को भी शामिल किया, जिससे इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टम में स्थापित हुई। अच्छा, डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टम में हुई और जो पुर्तगाली की पहली पे वो कोचीन में हुई। इस बात को याद रखें। उन्होंने पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया, परंतु आगे चलकर नागापट्टम को मुख्यालय बना दिया। इनकी इनकी अधिकांश फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी, क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े थे। 17वीं शताब्दी में जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को वृद्धि हुई तो डचों को ब्रिटेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली और नौसैनिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज़ों से इन्हें परास्त मिली। पश्चात ने सिर्फ एक व्यापारिक समूह बनकर रह गए। ठीक है, बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था ये याद रखना। डच और किसके बीच में हुआ था? डचों के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में। भारत के पूर्वी भाग
पूर्वी तटीय क्षेत्रों के पश्चिम तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में भीमिलीपट्टनम में, 1645 में करिकल में, 1663 में चिंसुरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर ने नागापट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में एक निजी कंपनी के रूप में हुई थी, जिसे 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला था। इसकी एकाधिकार समय समय पर बढ़ाया जाता था, साथ ही साथ इस पर निरंतर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप भी बढ़ता रहा। कंपनी के संचालन हेतु एक प्रबंधकीय समिति थी, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक तथा 24 सदस्य होते थे। इनका चुनाव व्यापारियों की आम सभा द्वारा होता था। ठीक है, हम पढ़ेंगे ये। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश व्यापारियों के व्यापारिक हितों के हिसाब से अधिकांश लाभ की प्राप्ति करना था। एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, व्यापारिक मदों में मुख्यतः मसाले थे, पर जल्दी ही इसमें वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तु शामिल हो गई। परंतु आरंभिक वर्षों में व्यापार का संतुलन भारत के ही पक्ष में रहा। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास किया, जिसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने अपने दूत विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में अनुमति हेतु भेजा था। विलियम हॉकिंस ने 1909 में बादशाह जहांगीर से अजमेर में मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा ली। 8 में इसने भेजा और 9 में पहुंचा। ठीक है, यहाँ के व्यापारियों को पुर्तगालियों द्वारा विरोध किया गया, परिणाम स्वरूप उन्हें स्वीकृति नहीं मिली। हालांकि अंग्रेज कैप्टन मिडिल्टन द्वारा सौली में पुर्तगालियों ने जहाजी बेड़े को हराए जाने से प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति दे दी। यह बात का संकेतन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, पर उसमें यथासंभव शासकीय सहयोग प्रारंभ से ही मिल रहा था। 1632 में सुनहरा फरमान के तहत गोलकुंडा के राजा ने 500 पेगोडा वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से बनाई। 1668 ईस्वी में बम्बई की फैक्ट्री स्थापित की। 1698 में कलकत्ता की फैक्ट्री फोर्ट विलियम नाम से स्थापित हुई। 1698 कलकत्ता की फैक्ट्री फोर्ट विलियम से नाम से स्थापित हुई, जिसमें प्रथम प्रेसिडेंसी भी बनाया गया। इस प्रकार मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनियों का प्रभाव हो गया। 1651 में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। इस स्थल की प्रति बंगाल के सूबेदार अजी मुसांस द्वारा सुतानाती, कोलकाता एवं गोविंदपुर नामक तीनों गांवों की जमींदारी देने से मिली थी, जिसके बदले में अंग्रेजों को 1200 रुपये देने थे। ठीक है, 1717 में कंपनी के एक मिशन जॉन सरमन की अध्यक्षता में फर्रुखियर दरबार में गया, जिसके पश्चात एक शाही फरमान के तहत 3000 वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल क्षेत्र में मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया। महत्वपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 में आया। 1611 में कैप्टन मिडिल्टन सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त किया। ठीक है, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी फैक्ट्री की स्थापना 1613 में की। 1611 में कंपनी ने दक्षिण भारत मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में कंपनी ने पूर्वी भारत में हरितपुर, बालासोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1639 में कंपनी ने स्थानीय राजा से लीज पर मद्रास हासिल किया।
1651 में कंपनी को हुगली व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। 1662 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के बदले में दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। 1662 में, ठीक है। 1717 में मुगल सम्राट फारुख द्वारा जारी फरमान, जिसे कंपनी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ने कंपनी को भारी मात्रा में व्यापार संबंधी छूट प्रदान की। डेनिश भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क व्यापारी उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इसमें 1620 में त्रंबकोर तमिलनाडु में पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेनिश अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। डेनिश ने कलकत्ता के नज़दीक सेरामपुर में 1755 ईस्वी में मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्य अवस्थापनाएं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेनिश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। तो आज हम फ्रेंच के बारे में क्लियर करके फिर हम आगे का पढ़ेंगे। फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तत्कालिक फ्रांसीसी शासक लुई 14वें के समय हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने अन्य समकालीन यूरोप कंपनियों की भांति वाणिज्यवादी नीतियों के तहत एशिया व्यापार का फायदा उठाकर फ्रांस को आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र बनाना था। इस कंपनी का निर्माण फ्रांस की सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्चा भी सरकार ही वहन करती थी। इसमें सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। सूरत 1668 में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी की स्थापना फ्रैंक क्रेवर द्वारा की गई। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना गोलकुंडा मार्टिन द्वारा सन 1673 ईस्वी में की गई। बंगाल के नवाब साइता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां चंद्रनगर सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई थी। डचों ने 1693 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों के नियंत्रण से छीन लिया, किंतु 1697 में रिजीविक समझौते के अनुसार उन्हें वापस दिया गया। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे मालाबार तट और 39 में कराइकल पर अधिकार कर लिया गया। 42 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जागृत किया गया। परिणामस्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया और इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूछेगा कि मतलब याद नहीं रहता है तो इसे याद कर लेंगे कि किनके बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हो रहा था, फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में हो रहा था, ना कि पुर्तगाली। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो हम पहले पढ़ते पुर्तगाली तो हमें वही ध्यान रहता। तो पतन के कारण भारत में फ्रांसीसियों के पतन का सर्वाधिक मुख्य कारण उनका सरकारी उपक्रम के रूप में होना था, क्योंकि तत्कालिक फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और उनके अतिशय हस्तक्षेप के कारण व्यापारिक नीतियों को समुचित विकास संभव नहीं हो पाया। फ्रांसीसी अधिकारियों में संबंध, सहयोग और समन्वय का अभाव भी था। इसके अतिरिक्त फ्रांस लगातार यूरोप युद्धों में उलझा रहा। ब्रिटेन की तुलना में कमजोर नौसेना और भारतीय नेतृत्व की नीतियों में अदूरदर्शिता आदि के कारण भी फ्रेंच कंपनी असफल रही। तो गाइज, और बाकी हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार, इतना आज के लिए।